पढ़ने की बात है तो देखिए, ऐसे बैठे बैठे तो कई सारे बुक मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री जो मैं पढ़ रहा हूं और पढ़ा रहा हूं, इसमें पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं। कुछ किताबों का नाम बता करके मैं लोकप्रिय हो जाऊंगा और आप कहोगे सर ऐसी ऐसी किताब पढ़ते हैं, है ना। लेकिन इस प्रकार के बहकावे में, भ्रम में नहीं आना है, क्योंकि मैं आपके अपने बीच में कोई इमेज नहीं बनाना चाहता और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सहज होकर के हमारे बीच में भी कोई इमेज ना बनाए, एक विद्यार्थी के रूप में। और हम एक शिक्षक कम विद्यार्थी बनकर के अगर आपके साथ जुड़ते हैं तो शायद हम आपको अपने इस मिशन में, या जो मैं इस सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं, बेहतर करा दूंगा। ठीक है, मैं कल भी आपसे कहा था कि हमारे और आपके बीच में कई सारे प्रश्न होंगे जिसको लेकर के हमारे और आपके बीच में मतभेद भी हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन भी हो सकता है, डिस्प्यूट भी हो सकता है। तो घबराना नहीं है, बस एक वक्त आप हमें देना, मैं सारी किताबों को कंगाल करके अगले दिन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मानक आंसर होगा हम आप तक देंगे। यही हमारा कर्तव्य होता है। तो इस चीज को आप अच्छे समझेंगे। अब रह गई बात किताब की, तो एंशिएंट इंडिया के लिए डी.एन. झा और द्विजेंद्र श्रीमाली की एक किताब आती है, इसको झा श्रीमाली के नाम से जाना जाता है, दिल्ली विश्वविद्यालय। दूसरी किताब एंशिएंट इंडिया में मौर्य काल पर रोमिला थापर की किताब लिखी गई है। तीसरी किताब एंशिएंट इंडिया पर के.सी. श्रीवास्तव, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उन्होंने लिखा है। चौथी किताब राम शरण शर्मा ने लिखा है। इसके बाद और भी कई सारी किताबें, बट अगर आप हम पर हमारी बात को मानिए तो अभी आपको इन सब किताबों को नहीं पढ़ना है, जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो हम आपको बता दें, आप उलझ जाएंगे, और जब आप उलझ जाएंगे तो जो हमारी और आपकी मुलाकात 10 to 15 डेज की है वो बेकार चली जाएगी, और फिर आपको एंशिएंट हिस्ट्री से दूरियां बढ़ जाएंगी। तो हमने जो देखा, क्योंकि अगर हमारा आपका पहला बैच होता या हम अपने कैरियर की शुरुआत करते तो शायद हम उतनी गंभीरता से नहीं कर पाते, लेकिन ये हमारा कोई पहला बैच नहीं है। यूपीएससी का ये करीब 150वां बैच होगा। अगर मैं ठीक से काउंट करूं तो 10 और बैच आगे चला जाएगा। तो हमें बड़े अच्छे से इन सब चीजों का अनुभव कि कहां पर आप बेहतर कर पाएंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ विद्यार्थी जिस स्तर पे हम क्लास की बात करते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर होंगे, तो उनके लिए बेहतर ये होगा कि उस चीज को मेंटेन कर लेंगे, और ऊपर के स्तर के अगर वो विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल अपने से संपर्क करेंगे, हम आपको उस लेवल पर ले जाएंगे, क्योंकि सबको वहां पर पहुंचाना है। तो एक बेसिक किताब आप कर ले, ओल्ड एनसीईआरटी, रामशरण शर्मा ने ही लिखा है। उनकी एक अलग सी बुक आती है एंशिएंट इंडिया की। अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी की बजाय रामशरण शर्मा की एक अलग बुक ले सकते हैं एंशिएंट इंडिया की, बहुत इजी लैंग्वेज में है और बहुत ठीक है। तो आप हाँ ये एनसीईआरटी है, अगर आप चाहें इसको, और अगर आप थोड़ा सा और बेहतर चाहते हैं तो इन्हीं राइटर के द्वारा, जैसे बिपिन चंद्रा है ना, उन्होंने एनसीईआरटी भी लिखा है, और बिपिन चंद्रा की एक अलग किताब भी मॉडर्न इंडिया पर आती है। तो वैसे ये रामशरण शर्मा है, इन्होंने एनसीईआरटी भी लिखा है। रामशरण शर्मा ही होंगे, कौन सा मुन्ना, डी.एन. झा की किताब। अभी मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं, मैं इसको कॉलेज टाइम में पढ़ा था। तो रामशरण शर्मा की जो बुक है वह उसी लेवल को मेंटेन करते। देखिए एनसीईआरटी जो है वह 11वीं 12वीं के लिए लिखी गई है, और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वह एक बेसिक किताब है। इसलिए कहते हैं ना कि उसको बेस मजबूत करना होता है, फाउंडेशन मजबूत करने के लिए। तो 11वीं 12वीं के लिए। और ये जो रामशरण शर्मा की एक अलग से किताब आई है, वह आपको देखेंगे कि जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनको ध्यान में रख करके लिखा गया है। हालांकि एनसीईआरटी की बहुत सारी लाइनें सीधे रामशरण शर्मा ने लिख दिया है, वे अलग से क्या लिखेंगे, उसमें कई सारी चीजों को और ऐड कर दिया है। तो अगर रामशरण शर्मा की बुक आप ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। अगर वहां कंफर्ट नहीं महसूस कर पा रहे हैं तो एनसीईआरटी ले लेंगे। एनसीईआरटी को 10 बार आपको पढ़ना है, और आप विश्वास करिए, मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी के जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको कई तरह की बातें सीखने को मिलेंगी। उसको बेस बना लीजिए, हमारे नोट्स को मैच करके पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तैयार कर लीजिए। इसके बाद हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इतने क्वेश्चंस आपके निश्चित रूप से सही होंगे जितने में आपकी सफलता सुनिश्चित है। अगर मैं ये कहूं कि जीएस के 80% क्वेश्चन आप सही करके आओगे तो इस भ्रम में आपको भी नहीं रहना है, और इस प्रकार के भ्रम जो है को हमें पालना भी नहीं है, ना तो आपको रखना है और ना हमें भी रहना चाहिए। इसलिए आपको पता है कि यूपीएससी कितने क्वेश्चंस पर आपका सिलेक्शन लेती है, 50 से 60% के बीच में आपका सिलेक्शन होता है।
तो इस चीज को हमेशा ये जिद नहीं होना चाहिए कि जब तक हम 100 में 100 नहीं करेंगे चैन नहीं, सुकून नहीं। अगर इस प्रकार की जिद पाल लेंगे तो आप इस बात को समझिएगा कि मार्ग इतने कठिन हो जाएंगे जिसको पाना बड़ा मुश्किल है। आप जितने सारे रिजल्ट आप देख लें, जितने भी लोग टॉप करते हैं इसी के रेंज में रहते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 50 और 60 के रेंज में आइए, 70 से 80 अपने आप को मेंटेन कर लीजिए। एक दो क्वेश्चंस आपसे भी नहीं बनेगा, और ईमानदारी से मैं स्वीकार करूं तो एक दो क्वेश्चन शिक्षक से भी नहीं बनता है। इस चीज को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, बट वहां पर अपने आप को लेकर के कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं बनाना होता है। तो सबसे पहले छोटी छोटी चीजों को क्लियर करिए। जब तक आप छोटी छोटी बातों को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप उस स्तर पर पहुंच ही नहीं पाओगे, आप तर्क ही नहीं कर पाओगे, आप बात को रख ही नहीं पाओगे। तो इसलिए एंशिएंट इंडिया के लिए रामशरण शर्मा बेहतर है। अब रही बात डी.एन. झा और श्रीमाली की। डी.एन. झा और श्रीमाली ने जो लिखा है, दरअसल उसमें कई सारी चीजें हम तो क्लियर कर देंगे बट आप नहीं कर पाओगे। जैसे जब आप पढ़ोगे तो आप उलझने लगोगे कि अचानक, क्योंकि कई टीचर ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज इस प्रकार की होती है कि समझना बड़ा मुश्किल होता है, और कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो डिलीवर करते हैं और आप उसको फटाफट समझते चले जाते हैं। तो बात यह है कि समझने की है, ऐसा नहीं कि मैं इतने कठिन शब्द बोल लूं, हिंदी के ऐसे ऐसे वर्ड इस्तेमाल करूं जिसको आपको समझ ही में ना आए, तो मतलब क्या बनेगा। शब्द ऐसे हों जो सहज हो, उस शब्द का दूसरा पर्यायवाची मैं आपको बता दूं जो स्टैंडर्ड लेवल हो, तब आप उसको अपने आप उसको कर सकते हैं। तो डी.एन. झा थोड़े से उस स्तर पे आते हैं। रामशरण शर्मा का मतलब ये नहीं कि कद छोटा है, लेखनी उनकी थोड़ी सी सहज है। ठीक, ऐसे मॉडर्न इंडिया में जब आप पढ़ेंगे, जो भी अपने एक्सपर्ट सर आपको क्लास कंटिन्यू करेंगे तो वहां पर भी आपको बताएंगे, जैसे वहां पर विपिन चंद्रा को लोग क्यों पढ़ते हैं, भाषा सहज और सरल है। वहीं पर एक बुक और है जो कि हम लोग अपने टाइम में पढ़ते थे, क्योंकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है, सिविल सर्विस का हिस्ट्री और फिलॉसफी दोनों सब्जेक्ट मेरा ऑप्शनल था। तो उस टाइम दो सब्जेक्ट हुआ करते थे, आप लोगों को शायद पता भी होगा, बाद में आकर के एक ऑप्शनल हट गया। तो उस समय ऑप्शनल के दौरान जब हम लोग पढ़ते थे तो किताबें तो बहुत सारी मार्केट से हो जाती हैं, कोई किसी ने बता दिया तुरंत उसको परचेज कर लो, पढ़ो या ना पढ़ो, भले उस पर जो है जंग लग जाए, लेकिन आप हम खरीदते हैं तो संतुष्टि मिलती है कि हाँ हम और आप पढ़ लिए हैं। तो उस टाइम एशियन पब्लिकेशन की एक बुक है, अभी भी स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन करता है, और उसके एशियन पब्लिकेशन के जो राइटर हैं एस्पाल एंड ग्रोवर, इनको बी.एल. ग्रोवर के नाम से जाना जाता है। आप उस किताब को लेंगे, बातें बड़ी अच्छी लिखी गई हैं, लेकिन समझना बड़ा मुश्किल है। शिक्षक के लिए वह लैंग्वेज काफी टफ है, तो स्टूडेंट्स के लिए तो आप समझ सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की अपने आप को शो करने के लिए कभी भी ऐसे किताबों की लाइब्रेरी आप ना बनाएं जिसको आप खुद ही ना समझ पाएं, क्योंकि कभी उसको ओपन नहीं करिएगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप आइए, आप उनसे इस बात को पूछ सकते हैं, वह आपको बता देंगे। तो इसीलिए अनावश्यक उसमें नहीं फंसला है, सामान्य सहज। तो वहां पर मॉडर्न इंडिया में हम वहां उनको रिकमेंड नहीं करेंगे। आप चाहे तो एनसीईआरटी पढ़ लें, और थोड़ा सा उसको और क्रमबद्ध तरीके से अगर आप लेकर के चाहें तो आप जो है विपिन चंद्रा की जो बुक आती है आप उसको पढ़ ले। तो ऐसी किताबें हैं। खैर मैं मॉडर्न इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं एंशिएंट इंडिया की बात कर रहा हूं। तो रामशरण शर्मा या उन्हीं के द्वारा लिखी गई ओल्ड एनसीईआरटी, उसको आप ले लें, और जितना मैं बता रहा हूं उसका अध्ययन करते रहें। कई सारी बातें होंगी, जब हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हमसे भी छूट जाएंगे, तो उसको लेकर तनाव में नहीं रहना है कि छूट गया तो अब आज गिरफ्तार कर लेना है, नहीं, आपकी जिम्मेवारी बनती है। आप पढ़िए, आपको लगता है कि कुछ एक पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल गया तो अपने उस नोट्स में जिसको आप लिख रहे हैं वहीं पर आकर के पॉइंट आउट कर देना होता है। जब तक आप इस तरह की आदत नहीं अपनाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ज्ञान बढ़ सकता है बट सिलेक्शन बड़ा मुश्किल है, और ज्ञान बढ़ने के बाद आपको पता है फिर एक ही विकल्प की तलाश रहेगी कि शशांक सर यहां से जाएं और हम पोजीशन ले लें। और इस पोजीशन पर आने के लिए भी आपको कई हजार घंटे मेहनत करनी पड़ती है ना। शिक्षक जानकारी मार्केट में बहुत है, लेकिन आप अपनी बात सामने वाले को किस सहजता से आप बताते हैं और समझा लेते हैं, यही एक आर्ट होता है। बाकी पढ़ाने के लिए ऐसा क्या है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आप नहीं पढ़ा सकते। आप सब लोग ग्रेजुएट हो गए, आप खुद पढ़ा सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं कुछ आविष्कार करके चला जाता हूं, बात वही बोलता हूं। तो ऐसा कुछ ये मन में आपको नहीं तनाव लेना है। और
इतना कॉन्फिडेंस आपके स्तर पे होना चाहिए। अगर ये लेवल आप मेंटेन नहीं करते हैं तो सपनों में भी आईएएस बनने को मत सोचिएगा। मेरे मित्र रहे इंद्रजीत महाथा, 111वीं रैंक थी, 2008-9 की ही बात है। बड़े सहज विद्यार्थी थे। कभी वो दिल्ली आएंगे, आने वाले हैं तो हम आपसे मुलाकात जरूर कराएंगे। वो आईपीएस हैं। खैर उनकी इच्छा नहीं थी कि वो पुलिस डिपार्टमेंट उनको मिले, वो आईएएस बनना चाहते थे, बट उस टाइम सीटों की संख्या कम थी तो इस रैंक पर भी आईएएस मिलना मुश्किल था। तो उनसे मैंने इन सब चीजों को सीखा। ऐसा स्टूडेंट कि सिलेक्शन के बाद भी और आज भी, अगर अब तो खैर काफी समय हो गया उनको जॉब करते हुए, पर्सनालिटी भी उनकी बदल गई, उनकी भाषा, व्यक्तित्व बहुत सहज, और आपको लगता नहीं कि ये इस प्रकार के विद्यार्थी होंगे। एक ही काम उनका था, पढ़ना और उसके बाद राइटिंग स्किल, लिखना लिखना, और लिखने के दम पर उनकी 111वीं रैंक आई। तो सहजता आपको सबको स्वीकार करना है। हिंदी माध्यम का रिजल्ट आप लगातार देख रहे हैं, वो आपसे छिपा नहीं है। अनावश्यक अगर मैं झूठ बोल दूं तो ये सब कुछ नहीं है। एक जमाना था जब आपके पास आंकड़े नहीं आया करते थे, हम लोगों के टाइम में कई तरह की बातें हो जाया करती थी, बट अब सब हकीकत है। इसलिए वास्तविकता से रूबरू होइए, खुद मेहनत, खुद विश्वास और खुद भरोसा, एक सहयोग। तो एक सामान्य मानक बुक, जिस बुक को आप सहज समझ, अगर आपको लगता है कि आप कार्टून से समझ सकते हैं तो उसी प्रकार के बुक को पढ़िए, बट आप समझिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका लेवल ही वही है। तो लेवल हमारा वही है, उससे घबराना नहीं है अपने को। अगर आप कार्टून से समझ रहे हैं तो वही समझिए, उसी से समय एक के बाद एक आप स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आप ठीक भाषा के जानकार। और दूसरी चीज, फाइनल सिलेक्शन के लिए आज से ही आप लोग अपनी रणनीति बना लें। फाइनल सिलेक्शन उसी स्टूडेंट का होता है जो लगातार प्रैक्टिस करता है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो फिर मैं कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान के शिक्षक आपको पढ़ा दें, सारे सॉफ्टवेयर इसमें फिट कर दे जाएं, कभी नहीं हो सकता सिलेक्शन। ये सब यथार्थ और व्यवहारिक बातें हैं। मैं इसलिए आपसे कर पा रहा हूं कि पिछले 13 साल से 22 पार्टनर हमारे बने मुखर्जी नगर में, जिनमें से 10-12 का रिजल्ट रहा, और सब में हमने इस कॉमन बात को देखा। ये सब गलती हम लोग कर जाते थे। हम तब क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना शुरू किए जब हमें लगा कि अब जो है बात नहीं बनेगी। और हमारे वे लोग वो सामान्य विद्यार्थी थे, लेकिन उनकी प्रैक्टिस बहुत पहले से, वो डेली, और उनका आंसर अगर आप रीड करते ना तो शुरू के 15-20 आंसर ऐसे थे कि आप देख करके हंसते कि कैसे तुम बीए कर लिए, तुमको तो पास ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद बहुत बढ़िया। तो इस चीज को आप लोग बड़े अच्छे से स्वीकार करिएगा। जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक कभी कल्पना भी मत करिएगा कि आपके शरीर पर वर्दी आएगी और आप जिलाधिकारी बन जाएंगे या भारतीय विदेश सेवा में। मतलब ही नहीं है। क्योंकि मैं नाम नहीं लूंगा, इसी मुखर्जी नगर में हमारे 1-2 सहयोगी भी थे जो चाय की दुकान भी खोले। चाय की दुकान खोलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप करने क्या आए थे, तो आप उस बात को समझिए। तो इसलिए समय रहते अपनी बात समझिए। देखिए, मैं इसलिए ये सब सारी बातें आपसे करता हूं या आपके बीच में कि आप लोग गंभीर विद्यार्थी होते हो, क्योंकि आप उस स्टेज में होते हो कि सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए जब आप निर्णय ले रहे होते थे, डिसीजन, वो बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन होता है। इतनी आसानी से आप यहां आकर के बैठ गए हैं, आप पढ़ रहे हैं, वो अलग की बात है, लेकिन यहां आने के लिए जो घर से आप अपना डिस्टेंस तय किए है ना, वो एक अलग है। आप जब चले होंगे तो आपके गांव के आसपास के 2-4-10 गांव में इस तरह का डिसीजन लेने वाला कोई नहीं होगा। कई सारे लोग हास्यास्पद रूप से आपका मजाक भी बनाए होंगे। तो मेरा मानना है कि जब आप उस डिसीजन को ले सकते हैं तो यहां यार क्यों नहीं कर सकते हैं। और ये है क्या सब्जेक्ट, कुछ भी नहीं है। इतिहास नहीं पढ़ सकते, जो कहानी है, खेल है, उसको हम लोग इतना टफ बना देते हैं। बस लेखनी, क्योंकि आपकी ये प्रेजेंटेशन जाकर के एग्जामिनर को दिखेगी। और जब आज से आप लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी भाषा और आपके स्टाइल और किस सब्जेक्ट को किस तरह से लिखना है, ये सब आपको आज से ही अभ्यास हो जाएगा। कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते थे, हिंदी माध्यम का रिजल्ट क्यों नहीं होता है, मुख्य परीक्षा में कम मार्क्स आप पाएंगे तो इस वजह से रिजल्ट खराब होता है। और कम मार्क्स पता है क्यों पाते हैं, हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी होते हैं, विशेष करके पूर्वांचल और जो है बिहार साइड के विद्यार्थी, उनका अपना एक अलग टसन होता है। उनके क्वेश्चन में राजनीति झलकता है। अब मान लो राजनीति आप कर रहे हो तो किसी न किसी पार्टी के सपोर्टेड आप होंगे ही होंगे, ठीक है। अब किसी न किसी पार्टी के आप सपोर्टेड हैं तो आपके कॉपी में भी उसी पार्टी की विचारधारा दिखेगी। संजोग से एग्जामिनर दूसरी पार्टी का मिल गया, किस्मत बदल गया फिर आपका।
निश्चित रूप से आप सही बात करके आए हो, लेकिन वहां पर तो आप गए। हां, यह भी संयोग बन सकता है कि आप जो लिख रहे हैं उसी पार्टी का एग्जामिनर मिल गया, क्योंकि एग्जामिनर भाई कोई भी इंसान हो किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करता है ना। तो मान लीजिए एग्जामिनर उसी पार्टी का मिल गया, तब तो ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि हर प्रश्न पत्र की जांच उसी प्रकार से हो जाए। तो इसीलिए बैलेंस आंसर लिखा जाता है। और ये सब जो सारी बातें होती हैं, यह एक दिन में कभी नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो हम लोग किए वही आप करोगे। प्री परीक्षा पास करोगे, मुख्य परीक्षा जब आएगा तो दौड़ दौड़ के परेशान हो जाओगे, सर आंसर राइटिंग कैसे करें, जरा इसको देखो। और किसी के पास टाइम नहीं होता। 2-4 आंसर राइटिंग में चेक कर दूंगा, यानी कि जो उस समय शिक्षक होगा उसके पास टाइम नहीं। ये सब पहले से आपकी लेखनी हो। तो ये सब आपको शायद अगर हमारी बात को लग रहा हो कि सर ने टाइम हमारा खराब कर दिया, तो बिल्कुल क्षमा चाहते हैं, बट यही व्यवहारिक स्तर की बात है। सारी बात को खत्म करें, अब हम अपने टॉपिक पर आए। ठीक है, तो टेस्ट की प्रक्रिया हम आपको बता दिए हैं। डेली टेस्ट, जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसी से रिलेटेड आपका टेस्ट होगा। उसके बाद जिस दिन हमारी आखिरी क्लास होगी उस दिन हम पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल सिविल सर्विस के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। बीच में बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। क्लास के दौरान प्रयास ये करिएगा कि किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस ना आए तो ज्यादा बेहतर है। क्लास जब खत्म हो जाएगा तो हम कल भी और आज भी बता रहे हैं और हर दिन बताएंगे। क्लास के बाद मैं यहीं रुका रहूंगा, उसके बाद आप अपने प्रश्न को लेकर के आइएगा, फिर हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो इससे समय को भी हम ध्यान देंगे और चीजों को बेहतर करेंगे। जितना आपका जुड़ाव होगा, जितना आप इस सब्जेक्ट के प्रति लगेंगे, उतना हम भी आपके साथ बेहतर करेंगे। अगर आप नहीं लगेंगे तो हमारा क्या है? हमें क्लास मिला, अपनी ड्यूटी पूरा किए, चले गए, एक चेक मिला, आ गया, खेल खत्म। और हम तब आपके साथ जुड़ जाते हैं कि जब आपको हम जब लगता है और आपके अंदर जिद होना चाहिए कि सर हमने दिया है पैसा, अब सहयोग करिए। तो फिर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो ये सब चीजें आप लोग व्यवहारिक स्तर पे समझिएगा। हो सकता है कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स को बुरा भी लग रहा हो कि सर, बट हकीकत यही है यार। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि हमारा कोई ऐसा काम नहीं है। मैं 2 साल पढ़ के अगर पढ़ाया होता तो शायद मैं आपसे प्रोफेशनल स्तर पे बात करता। 13 साल पारिवारिक पृष्ठभूमि की झंझावत को मैंने देखा, इसलिए मेरी आत्मा एक बार भी कॉमर्शियल स्तर पे बात करने को नहीं कहती है, क्योंकि बड़ी कठिन स्थिति होती है जब आप यहां पर आते हैं। क्योंकि हम और आप इस बात को समझ सकते हैं कि हमारा आपका बैकग्राउंड ऐसा नहीं होगा कि हमारे और आपके घर के लोग बहुत बड़े बिजनेस क्लास के होंगे। हो सकता है 1-2 परिवार हो, मैं ये नहीं कह रहा, बट एक सामान्य स्थिति तो होती है। और ऐसे में टाइम को अगर आप खराब करेंगे तो बड़ा मुश्किल है। और एक ऐसी तैयारी है कि अगर आप गंभीरता से नहीं लिए, तो मैंने आपको बताया था ना कि सेकंड स्टेज पर जब आप पहुंचेंगे तो ना इस परीक्षा को छोड़ पाएंगे, ना पास कर पाएंगे। और जैसे ही 32-33 साल होगी, उसके बाद कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगा। और फिर पता है क्या करोगे? कहीं पर कॉपी चेक करोगे, कहीं पर कंटेंट बनाओगे, मैगजीन में काम करोगे, ये सब स्थिति। तो मैं बिल्कुल इस बात को आपको बता रहा हूं कि ये सब काम आपको नहीं करना है। मेहनत करिए, जोश में पढ़िए। सिलेक्शन 99% होना चाहिए। अगर नहीं भी हुआ तो विश्वास करिए कि बड़े स्तर पर जाते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स आपके बीच से पूछते हैं कि सर आपका नहीं हुआ, आपके दोस्तों का हुआ, तो आपको कैसा लगता है? देखो यार, बड़ा सीधा सा आंसर है। मैं अपने आप को असफल मानता ही नहीं हूं। मैं सबसे बेहतर और सफल कैंडिडेट हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने लाइफ के हर अटेम्प्ट बड़ी ईमानदारी से ली है। मैं इस बात को मान के चलता था कि मैं जो एग्जाम दे रहा हूं, जिस बार भी मैं देता था, मैं ये मान के चलता था कि मैं इससे बेहतर नहीं कर सकता। तो जब मैंने अपना बेस्ट एफर्ट लगा ही दिया और उसके बाद नहीं हुआ, और उसके बाद जिसका हुआ होगा, इसका मतलब कि निश्चित रूप से वो मुझसे बेहतर कर रहा है कहीं ना कहीं। तो हम अपना जब बेस्ट एफर्ट लगा देते हैं, उसके बाद नहीं होता है तो दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब आपको यह लगेगा कि इस बार मोहन की वजह से नहीं कर पाए, इस बार रोमा की वजह से नहीं कर पाए, लगता है सर इस बार रीमा की वजह से नहीं कर पाएंगे, यार कितने सारे सहयोगी हैं ना, ये हरिदास का पूर्व वाटिका में शोभा बढ़ाते रहते हैं। मतलब नहीं बनता है, सब कुछ ठीक है, बट जो आपकी अपनी जिम्मेवारी है उसको निभाते रहिए। ठीक।